हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि वर्क परमिट अप्लाई कैसे होता है, कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वर्क परमिट के बारे में डिटेल्स में मैं जानकारी दूंगा। सीजनल वर्क परमिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए 2 इयर्स 3 इयर्स का जो वर्क परमिट होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज मैं गार्डन में बैठा हूँ पोलैंड के अंदर। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार इंडिया का। और अभी मैं पोलैंड में हूँ, लगभग 2.5-3 साल होने वाले हैं मेरे को पोलैंड के अंदर। और मैं यहीं पर अभी मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और आज मैं आपको वर्क परमिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग भी पोलैंड आना चाहते हैं ना, स्पेशली जो पहले कभी फॉरेन नहीं गए, मतलब विदेश किसी भी कंट्री, यूरोप या फिर किसी भी अनदर कंट्री नहीं गए, तो उनके लिए सबसे पहला सवाल होता है कि भाई वर्क परमिट अप्लाई कौन करता है, कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए क्या खर्चा आता है। तो मैं आज थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। कि पहले मैं बता दूं वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं। वर्क परमिट देखिए, एक सीजनल होता है जो लगभग 9 मंथ का होता है, वो सीजनल के लिए इशू किया जाता है, सीजनल वर्क के लिए। दूसरा होता है जो 2 इयर्स का आपको मिल जाता है। और तीसरा होता है 3 इयर्स का, 3 साल का आपको मिलता है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो वर्क परमिट है आपका, भले कितने भी मंथ का या ईयर का मिले, उसके बाद रिन्यूअल होता है। जिसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि रिन्यूअल नहीं होगा, लेकिन हाँ, कंपनी एग्री होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हाँ इसको हम रिन्यूअल करेंगे। ये मेन पॉइंट हो जाता है। और ये जो है आपका पासपोर्ट, जो भी मतलब मान लो कि मैं वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अपना पासपोर्ट के सभी पेजेस का PDF एक बना के कंपनी को दूंगा, जिस कंपनी से मुझे वर्क परमिट चाहिए। ठीक है, कंपनी का जो लॉयर होता है या उनकी जो टीम मेंबर होते हैं जो ये चीज़ देखती है, तो वो अप्लाई करेगी हमारे लिए। वो क्या करेगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगी, वहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स भरेगी, कंपनी का डिटेल्स भरेगी। और वो भरने के बाद वो गवर्नमेंट में सबमिट कर देगी। वो वेबसाइट पे सबमिट का ऑप्शन होता है, वो सबमिट कर देगी। अगर मान लो कि कोई करेक्शन करना है, कुछ गलत हो गया जो उन्होंने सबमिट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उनको आप विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको करेक्ट करना होता है। अगर 48 आवर्स तक अगर करेक्ट नहीं करते हैं तो वो आप दोबारा जो भी आपने फिल किया उसी नाम पे आपको इशू होगा। अगर गलत है तो गलत ही आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीजनल, तो सीजनल वर्क परमिट देखो, सीजनल वर्क परमिट आपको 9 मंथ का मिलता है। वो स्पेशली किस चीज़ों के लिए मिलता है, जैसे मान लो कोई फ्रूट, एग्रीकल्चर, ठीक है, या कोई सीजनल जो वर्क होता है वेयर हाउस में, उन चीज़ों के लिए आपको सीजनल दिया जाता है। बट मैं अभी सिचुएशन 2025 के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सीजनल वर्क परमिट पे आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ मत आइए अभी, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर आप सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, उसमें रिजेक्शन होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, या हो सकता है आपको टाइम ही नहीं मिले, जब तक अपॉइंटमेंट आएगा तब तक आपका वर्क परमिट ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता ही है इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वर्क परमिट आने के लिए। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब भी वर्क परमिट अप्लाई करें वो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। कम से कम आपका जो वर्क परमिट है वो लगभग 2 इयर्स का होना चाहिए। सीजनल आप नहीं करें तो मैं बताता हूँ, और सीजनल क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। सीजनल उनके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे आप मान लो आप रोमानिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, इन जैसी कंट्री में आप स्टे कर रहे हो। ठीक है, और वहाँ से अगर आप पोलैंड आना चाहते हैं तब आप सीजनल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका सारा चीज़ ईजिली हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट इस चीज़ों के लिए कि मैं इस फील्ड से जाना चाहता हूँ, तो उस फील्ड में आप आ सकते हैं आसानी से। और गवर्नमेंट देती है, अभी आपको गवर्नमेंट देगी सारी चीज़ें। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आप अगर शेंगन में है तो आप आ सकते हैं, अगर आप शेंगन में नहीं है तो मत आप अप्लाई कीजिए, अगर इंडिया से, स्पेशली अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं तो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वर्क परमिट की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल या 3 साल का आप वेयर हाउस का, बेल्डर का, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर का। ठीक है, और कुछ लोग एग्रीकल्चर में भी आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर जो है शेड के अंदर किया जाता है, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए उनको उगाया जाता है, ओपन एरिया में नहीं। क्योंकि पोलैंड का जो वेदर है, पूरे यूरोप का ही मैं बता दूं कि वेदर है जो यहाँ कोल्ड ज़्यादा होता है, समझ गए। मतलब एक तरह से मान लें 60% जो ईयर का होता है वो कोल्ड ही होता है, और 40% जो है समर में काउंट होता है। 3 ईयर का वर्क परमिट उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप जॉब करना चाहते हैं पोलैंड के अंदर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, और वर्क परमिट सिर्फ कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती, वर्क परमिट एजेंसी भी अप्लाई कर सकती है जिसके पास अथॉरिटी है। ठीक है, जिनके जो रजिस्टर्ड है और जो एम्प्लॉय को हायर कर सकती है वो दे सकती है। और एजेंसी भी वही दे सकती है नए कानून के मुताबिक जो कम से कम 2 साल पुराना रजिस्टर्ड है। अगर 2 साल तक रजिस्टर्ड नहीं है तो वो समझ लीजिए वो वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का कहना है कि आपका टैक्स भी जानना चाहिए, तभी हम आपको वर्क परमिट देंगे।
जो भी कंपनी हो या एजेंसी हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 2 साल जो है पुराना होना चाहिए कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स उनका सही होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए कि उनको वर्करों की ज़रूरत है, तभी जो है गवर्नमेंट उनको वर्क परमिट देती है। अगर आप लोग भी अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ ये इंश्योर कर ले कि जिससे भी आप अप्लाई करें उनका बैकग्राउंड चेक कर ले, कितना साल पुराना है, उसका टैक्स कैसा जा रहा है, और वो गूगल पे आप सर्च करके ये भी पता कर सकते हैं कि वो कंपनी जो है वो एक्टिव है या नहीं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।